कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन है। हाँ, जैसा हम कभी भी आँखों से देखते हैं, हाथ से देखते हैं, ठीक है, और किसी भी विधि से हम देखने का प्रयोग करते हैं तो उससे जो कुछ भी व्यंजना होती है, जैसे आँख के ऊपर प्रतिबिंब आता है, ठीक है, स्पर्श के साथ ठंडा गर्मी आता है, नाक के साथ सुगंध दुर्गंध आता ही है। इसी प्रकार जो सारे विधि से देखने की विधियां हैं उसको हम स्वीकारने पर जीवन में एक कंपनात्मक गति होती है। वो कंपन स्वयं में कहाँ से आ गई? जो मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुई, इन सबको सबसे व्यंजित होने के लिए। ये कैसा व्यंजित हो गया भाई? स्वीकार कैसा कर लिया? पहले से जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा था, इसीलिए व्यंजित हुआ। यदि जीवन शरीर को जीवंत नहीं बनाए रखेगा, न ठंडी लगेगी न गर्मी। आप देखते ही हैं जब जीवन शरीर को छोड़ देता है वो ले जा करके जला देते हैं, कहाँ ठंडी लगता है कहाँ गर्मी लगता है। जीवंत बनाए रखने के लिए बाबा जी क्या प्रक्रिया करता है जीवन? जीवंत बनाए रखने के लिए पहले अपन एक बार हो चुके हैं, इसको रिकॉर्ड किए हैं। क्या है? शरीर की रचना प्राणकोशा से है। प्राणकोशाएं छन्नी के रूप में पूरा रचना को मांस रचना, रस रचना व सप्तधातु रचना किया रहता है, और इनमें आर पार होने की विधि एक जीवन परमाणु में रहता है। आर पार होने भर से, हाँ, इसमें खिड़की बने ही रहते हैं। इसी का नाम है छन्नी। छन्नी है तभी तो आर पार है, ठीक है। इसमें जीवन जो है ना हर जगह में से घूमता ही रहता है, इसीलिए हर प्राण कोशा जीवंत रहता है। जीवंत का मतलब क्या हो गया? जीवन के जीवित रहकर शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों का संकेतों को ग्रहण करने योग्य रहता है। यदि शरीर जीवंत नहीं रहेगा वो इसको ग्रहण करेगा नहीं। उसका प्रमाण यही है, कोई जगह में कोशाएं बिल्कुल मृत रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूर्छित हो गए हैं, मर गए हैं, पैचस होते हैं। बाबा, हाँ, जो पेड़ पौधे की जो प्राण कोशिका है उसमें तो जीवन नहीं घूमता है, फिर वो जीवित रहती। वो जीवंत नहीं रहते हैं, सप्राणित रहते हैं, ऐसा है। और सप्राणित और जीवंत में अंतर स्पष्ट अभी हो नहीं पा रहा है। देखिए, सप्राणित रहने से, ठीक है, जहाँ टॉपिक चल रहा था अभी इसको पूरा करने पहले, ठीक है, मनुष्य की शरीर में जीवंत रहना पता लगता है शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों को ग्राही विधि से, ठीक है, और वो विधि झाड़ में होता नहीं। जी बाबा, इतने ही बात है बाबा जी। अभी जैसे बात हुई कि कोई जगह में जीवन शरीर, मनुष्य शरीर में वो शून्य हो जाता है। हाँ। तो शून्य होना तो एक तो ये हो सकता है कि कोशिकाएं ही खराब हो गई, हाँ वही है, इसके कारण शून्य हो गया। हाँ। क्या दूसरा ऐसा भी कारण हो सकता है कि कोशिकाएं ठीक हैं परंतु जीवन उस जगह को जीवंत नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कोशा सप्राणित रहेगा तो जीवंत बनाए रखना जीवन से बन जाता है। कोशिका को सप्राणित रहना आवश्यक है, तभी जीवन कोशाओं को जीवंत बना के रखता है। जीवंत बना के रखने का मतलब वह है शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों की ग्राहिता, वो इस पूरी रचना में बना रहता है। कुल मिलाकर के यही है। सप्राणित प्राण कोशाओं में भी शब्द का, स्पर्श का, गंध प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ना अलग है, स्वीकारना अलग है। प्रभाव तो हवा का प्रभाव आपके ऊपर रहता ही है। सारे हवा का प्रभाव को हम नाक से जितना लेते हैं उतना ही हमारा उपयोगिता है, स्वीकारना उतना ही है। कैसा है? बढ़िया है ना? बढ़िया हो गया। तो हमारे पास अनुपाती व्यवस्था है मनुष्य के पास, किस आधार पर? जीवंत रहने के आधार पर। इनके पास अनुपाती व्यवस्था नहीं है, तो शायद हवा आएगा, पूरा हवा झाड़ पर प्रभावित डालेगा। और मनुष्य के पास क्या है? पूरा हवा से कितना हवा हमको चाहिए वैसा वो कंट्रोल कर लेता है, घर बना लेता है, गुफा बना लेता है, 1 कर लेता है, 3 कर लेता है, 50 कर लेता है। और यदि शरीर के किसी एक भाग को अपन खूब गर्मी देंगे तो वो तो पूरा के पूरा स्वीकार करेगा। जब तक वो जीवन
उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है। उससे ज़्यादा यदि आप जला दोगे छोड़ देता है, उतने को छोड़ देता है। या पूरा शरीर को जला दोगे जीवन शरीर को छोड़ देगा। ये तो देखते ही हो, कई लोगों को आग लगाते हैं, कोई बच भी जाते हैं। क्यों बचते हैं? जीवन उसको बचाने के इच्छुक रहता है, इसलिए बच लेता है। जब जीवन ये मान लेता है कि इसको बचाया नहीं सकता, बाद शरीर छोड़ा भाग गए, उसके बाद कहाँ से बचाओगे? ये तो रोजमर्रा की आई हुई गवाहियाँ हैं, हजारों गवाही, करोड़ों गवाहियाँ हैं इसका। तो इस ढंग से हम एक अच्छी ढंग से इसको सजा सकते हैं। उस वक्त ध्यान ना दें तो आपकी उदारता है, उसको कोई कहने नहीं आएगा, आपको जो है ना घुटी पिलाने कोई नहीं आएगा। आपकी आवश्यकता है, आप स्वयं अपने को लगाना पड़ेगा, इसको विवेचना कर लेना पड़ेगा, इसमें विश्वास रखना पड़ेगा यथास्थिति से। आपका मनगणंत विवेचना से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वस्तु जैसा है वस्तु को वैसे ही विवेचना करिए, ठीक है। तो जीवन, वो तो जीवन शरीर को चलाने के लिए, कहीं कोई भी रचना चलाने के लिए मेधस्तंत्र की आवश्यकता है, जबकि झाड़ जाति में कहीं भी मेधस्तंत्र नहीं है। हम कहते हैं कि झाड़ में भी जीवन होता है, हम कहते हैं तो हविस पूरा कर लो ना भाई, वैसे ही तुम भी हो, ये भी है, मैं भी हूँ, चलो आगे। आप हमको भी काटने दें, चूल्हे में डालने दें, क्या बात है ये? मनुष्य की सूझबूझ से ही मनुष्य अपने में बहुत सारे परेशानियों को ओढ़ा रहता है, चादर बना के अपने ही कल्पनाओं से, ठीक है। उसका क्या परिहार है भाई? उसको अपन भ्रम नाम दिया, भ्रम नाम देने की पश्चात उसका परिहार कैसा करोगे पूछा, तो जैसा है वैसा अध्ययन कर, कई के लिए चकपक करें। पानी प्यास बुझाता है पता लग जाता है, ठीक है ना, पानी को ऐसे ही समझ रहे हो, ठीक है ना। और पानी में क्या होता है पूछा जाए तो उसको यदि विश्लेषण संश्लेषण करने जाओगे वो तो आपको और भरोसा दिला देगा यह प्यास बुझाने के योग्य है। पहले उसका प्रयोजन को पकड़ करके, ठीक है, प्रक्रिया को पहचानना, प्रक्रिया से प्रयोजनों को पहचानना, दो विधि से अध्ययन हो सकता है। किसी भी वस्तु का प्रयोजन को सह अस्तित्व विधि से, समाधान विधि से, ठीक है, समृद्धि विधि से, ठीक है ना बाबा, अभयता की विधि से आप पहले पहचानिए। वांछित इतने ही है, इसके अलावा कोई चीज़ आपके लिए वांछित वस्तु नहीं है। इस सूत्रों से हर वस्तु को प्रयोजन के रूप में पहचानिए। पहचानने के बाद उसका विश्लेषण संश्लेषण, ठीक है ना, खंड विखंडन, जो कुछ भी करना है करिए, आपको संबोध होगा। प्रयोजन को पहचाने मैंने काटे कूट दिए तो क्या होगा भाई? जैसा बच्चों के हाथ में कोई खिलौना दिया, फूल दिया, ठीक है भाई, उसको ऐसा वैसा नोच नाच करके रख दिया। क्यों? उसका प्रयोजन को पहचानते नहीं, नोच नाच के रख दिया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो वही प्रयोजन को, यदि फूल का प्रयोजन को यदि पहचानोगे, वो तब क्या करोगे? फूल ज़्यादा समय तक उस प्रयोजन से संपन्न रहे, ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे। उसका प्रमाण ये रखा है। कैसा रखा है? कैसा रखा है? आप ही रखा है, ठीक है बात। इसमें जो शोभा है, हमको ये व्यंजित होते रहे, ये इस फूल की हमारे बीच की संबंध है। उसके लिए ज़्यादा देर रहने योग्य आपने बना दिया, ठीक है। ये तो प्रयोजनों को पहचानने के बाद ही विश्लेषण संश्लेषण किया जाए। किन बातों में हम नहीं जानते हैं उन चीज़ों को। मैं जो जिस चीज़ को जान लिया हूँ, ठीक है ना, विश्लेषण पूर्वक उसको वैसे ही समझा जाए, उसका प्रयोजनों को समझा जाए, तब वो पूरा हुआ। हम विश्लेषण करें, प्रयोजन को हम समझे नहीं हैं, वो क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान। कंपन पद्धत तरंग से ज्ञान का उद्घाटन होता है, ठीक है ना। कैसा हुआ ये क्या हुआ? कैसा हुआ? इसका मैंने नेत्र में आने से, स्पर्श में आने से, गंध में आने से जो क्या होता है, मस्तिष्क में
जो मेधस तंत्र में इसका संकेत पहुंचता है, ठीक है। उसमें वहाँ एक तरंग पैदा होता है, वो तरंग से ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानार्जन होता है जीवन को, उस ज्ञान दिलाएंगे। ठीक है। ये क्या हुई, उसके बाद वही ज्ञानार्जन को जीवन मेधस तंत्र में प्रसारित करता है, तब ज्ञान प्रमाणित होता है। ये गति प्रदत्त तरंग से क्रिया का संपादन हो गया। हाँ, क्रिया का संपादन होता है और ज्ञानोदय जो होता है वो मेधस तंत्र के द्वारा जीवन सुनने से वो ज्ञानोदय हो जाता है। अब ये ज्ञान तो नहीं है बल्कि ये पहचानना होगा, ठीक है ना। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ज्ञान का 4 पैर, उसमें से एक पैर आपको समझ में आता है तो बाकी को तीनों को खोजोगे, बात ठीक है। कोई एक पैर तो आता है शरीर के द्वारा। हाँ, आगे बाबा जो है कंपनात्मक प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन होता है, वही। हाँ, इसमें जो है कौन सा तक कंपन, कहाँ, मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुआ, हाँ, उससे जीवन के द्वारा नहीं, शरीर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुआ, तो ज्ञानेंद्रियों में क्या हुआ, वो ज्ञानोदय जीवन को हो जाता है। ये लिखा है महाराज। अच्छा, जीवन सीधे जो है किसी कंपन से ज्ञान प्राप्त नहीं करता क्या? ये पहले तो इतना तो समझो, बाद की बात वो यहाँ तक ठीक हुआ कि नहीं? यहाँ तक बहुत ठीक बाबा, ठीक हुआ है। ये तो शरीर में जो हो रहा है उसकी बात कर, और क्या करें? लेकिन हम लोग जो समझना चाहते हैं ज्ञान का मतलब, वो बताए रहे ना, उसके आगे अस्तित्व अनुभव हो गया, बोध हो गया, जीवन बोध हो गया, वो भी इसी तंत्र में आता है। इसमें जो है ये इस ढंग से क्या हुई, हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान को प्रमाणित करने का, ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता एक बना है, ठीक है। उसके बाद होता है जीवन स्वयं ज्ञानार्जन करे। ये शरीर ये जो संवेदनाएं है ना, इंद्रियों से स्पर्श ना होते हुए जीवन स्वयं ज्ञान अर्जन क्या करता है, उस बात पर जाना चाहिए। इस क्रम में मेधस की भागीदारी फिर नहीं रहती, उसमें मेधस का भागीदारी नहीं है, जीवन स्वयं करता है डायरेक्ट, ठीक है। किस अर्थ में? मेधस द्वारा हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, इस अर्थ में ज्ञानार्जन करता है। ठीक है बाबा। जी बाबा, कैसे हो गया? बहुत बढ़िया, पूरा हो गया? सवेरे का कार्यगोष्ठी कनेक्ट हो गई? नहीं, पर वो सवेरे जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का कनेक्शन यहाँ से होता है कि नहीं होता? होता है ना, क्यों रे? जी बाबा, हाँ, जी, नहीं, पर वो क्लियर ये है, ये मुख्य बात है। हम कैसे करते हैं? तो संबंध, शब्द, स्पर्श, रूप, गंधेंद्रियों से संबंध कहाँ पता लगता है? कुछ नहीं होता है। भाई का संबंध हाथ से छूने से पता लगा थे, आपको लगता है? आप बोलो ना भाई, आपको पता लगता है भाई को छूने से भाई का संबंध पता लगता है? नहीं लगता है। चाटने से भी नहीं लगता है, समझने से ही लगता है। ये कैसा होता है पहला बात। इसके लिए आता है तो प्रत्येक एक संपूर्णता से जुड़ी हुई है। ये ज्ञान जीवन में प्रतिष्ठित होता है। जैसा अणु से अणु, अंशों से अंश जुड़ी हुई हैं, जीवन से जीवन, और एक धरती से सौरव्यूह, सौरव्यूह से आकाश गंगा, ये सब एक से एक जुड़ी हुई है। इसीलिए सब नियंत्रित है, एक के साथ एक मिल करके एक व्यवस्था को प्रमाणित कर ही रहे हैं। ये तो हमको पता ही लगता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का संबंध है, ये वो व्यक्ति का संबंध में एक भाई संबंध है। उसका जो अर्थ है परस्पर अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील है, यत्नशील है, कार्यशील है। ये उसका मूल रूप है। झांकी ऐसा सच है वो, ये जो संबंध को पहचानने वाला है, इसमें जो जितने भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का कोई संबंध नहीं। यद्यपि ये सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रमाणित करने योग्य है, इसीलिए संबंध है। क्योंकि जीवन और शरीर का भी तो संबंध है, ठीक है। शरीर के द्वारा जो संबंधों को पहचानते हैं वो सब क्या है?
गर्मी ठंडी, अच्छा लगते तक बुरा लगते तक संबंधों को पहचाना जाता है। ठीक है, तो जीवन से क्या पहचाना जाता है? संबंधों को प्रयोजनों के साथ पहचाना जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। ये तीनों होने की बात, ये तीनों चीज जीवन में ही निहित रहता है। इसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं है। किसको पहचानने के लिए? मूल्यों को पहचानने के लिए कोई भी उसमें वस्तु नहीं है। किसमें? इंद्रियों में। तो जीवन में ही मूल्यों को पहचानने की सामर्थ्य है, किंतु इंद्रियों द्वारा मूल्यों को मैं पहचाना हूं, इसका गारंटी आपको दिला देता है। क्या बात सही हो गई? तब हम समझदारी और व्यवहार के बीच में और मधुरिम स्थिति पैदा किया, उसका नाम है समाधान। जिसका नाम ऐसे मधुरिम में परिस्थिति को हम प्रमाणित करते हैं, इसी का नाम है समाधान। ठीक हो गया? तो इस ढंग से हम जीवन अपने में तरंगायित कैसा होता है? परस्परता की संबंधों के साथ कंपनात्मक गति होती है। उस कंपन से, उससे व्यंजित होने से, संबंधों से व्यंजित होने से, प्रयोजनों से व्यंजित होने से, कैसा व्यंजना? साक्षात्कार होने से, बोध होने से, अनुभव होने से, तीन विधि से व्यंजनाएं होते हैं। इन विधा में जो व्यंजनाएं हो पाते हैं, उसको हम बाद में व्यवहार में प्रमाणित भी करते हैं। समाधान को हम प्रमाणित करते हैं। ठीक है ना? समाधान के साथ बाकी तीनों आता ही है। समृद्धि, अभय, सहस्तित्व भी आते हैं। इस ढंग के सुखपूर्वक जीने की रास्ता तो संबंधों को पहचानने के साथ मूल्यों को निर्वाह करना स्वयं स्फूर्त होता है, जिससे समाधान के साथ हम जीते हैं। हाँ बोलिए। थोड़ा सा जीवन कंपनात्मक गति के माध्यम से बिना मेधस को प्रयोग करते हुए स्वयं में समझता है ना? ये थोड़ा सा छूट गया, फैल गया थोड़ा मामला। नहीं, वो यही बात कहा है, जो बिना मेधस की सहायता की संबंधों का पहचान होता है। उसकी प्रक्रिया होने का साक्षात्कार। बाबा जीवन तो यहीं बैठा है, उसको साक्षात्कार दूर की चीजों को कैसे करेगा? जीवन में जो होता है ना, जीवन में अक्षय बल, अक्षय शक्ति कार्य करता है, यह बताया गया। अक्षय शक्ति दूर दूर तक अपने को फैला के देखने की व्यवस्था रखा है। तो क्या जीवन उसका पुंज इसमें फैल के वहां तक पहुंच जाता है? कल्पनाएं फैलते हैं। मतलब अध्ययन के समय में वो वस्तु तक फैलता है। अध्ययन के समय में वस्तु तक फैलता है। पुंज वहां तक फैल जाता है। हाँ, मैं दिल्ली की बात में सोच रहा हूँ। हाँ, तो मेरा पुंज यहाँ भी है। हाँ, दिल्ली तक फैल गया। जब प्रमाणित होने की स्थिति में। ठीक है, थोड़ा सा ये बात स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे जीवन है, इस पूरे शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है ना बाबा, उसका कार्य गतिपथ है। ठीक है। तो जब मैं यहाँ के सामने वाले पहाड़ के बारे में सोचने लगता हूँ, हाँ, तो क्या ये कार्य गतिपथ बढ़ के पहाड़ तक पहुँच जाता है? आपका विचार शक्ति पहुँचता है। और शक्ति और बल दो बात कहा है आपको। शक्तियाँ दूर दूर तक फैल जाते हैं, उसका माध्यम है वातावरण। अच्छा, कैसे होता है? कैसे होगा? मतलब तरंग विधि से होगा। मतलब ये तरंग से बाजू वाला कण में हो गया, बस फिर बाजू इस ढंग से होकर दिल्ली तक हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो भौतिक रासायनिक परमाणु हैं, हाँ, यहाँ से ये सब माध्यम हो जाता है। यहाँ से बैठ के मैं दिल्ली के भौतिक रासायनिक परमाणु को हिला पाता हूँ। हाँ, करते ही है। आज ना मानो ये ठीक है, अच्छे आदमियों का काम है, वो करते ही है धंधा पानी। अच्छा, और वो जो कंपन जो लौट के आता है, हाँ, उसको जो है ना सुनने की अर्हता जीवन में होता है। वो संकेतों को ग्रहण कर लेता है। बाबा जी जैसे रेडियो में करते हैं या टेलीविजन में करते हैं, आसपास की चीजों को कंपित करा देते हैं। वैसे ही है वो। ये जो है ना माइक्रो किसी माइक्रो फ्रिक्वेंसी में जीवन संकेत प्रकृति के साथ दौड़ता है। उसका जो दौड़ने का प्रतिक्रिया क्या होता है? दौड़ के आना, क्रिया का प्रतिक्रिया समान, उस आधार पर बात बनता है। मतलब रेडियो टेलीविजन का जो कार्य प्रणाली है मनुष्य, वो जीवन में समाई है। वही है, परंतु जीवन में और ज्यादा सूक्ष्म बात, बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। इस ढंग से हम ज्ञानार्जन करने की विधि रखी हुई है। और ज्ञानार्जन किया तो क्या होगा?
उसको विवेक में, विज्ञान में पहनाना होता है, उसको एक तरीका, अरेंजमेंट देना होता है। इसका नाम है विवेक और विज्ञान। विवेक में क्या हो जाता है पूछे? लक्ष्य को पहचानना होता है। लक्ष्य, विवेक का अंतिम प्रयोजन विवेचना, विवेचना का अंतिम प्रयोजन लक्ष्य को पहचानना। लक्ष्य को पहचानने के क्रम में भी और शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये मेधस तंत्र का मतलब नहीं है। इसीलिए विवेक का प्रयोगों को हम पूरा का पूरा ज्ञान के ही स्थिति में हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में दिशा निर्धारित करना पड़ता है। उसके साथ क्या होता है, तो जो प्रक्रियाओं का चित्रण बनता है, कैसा वो दिशा निर्धारित होगा, वो चित्रण बनने लगते हैं। वो चित्रण जो है ना, शब्द से जुड़ता है, शब्द पुनः अर्थ से जुड़ता है, संप्रेषणा होता है एक दूसरे के। अभी जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। बाबा जी, किसी स्थान में अच्छे वाइब्रेशन है, इसका किसी स्थान में अच्छे वाइब्रेशन है, इसका अर्थ इसी अर्थ में, जैसे मान लिया ये एक आश्रम है, यहाँ से सभी लोग एक सुकून शांति पाके जाते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ इस आश्रम के बारे में जब भी वो तो प्रतिबिंबित तो आता ही हो रहा है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति उसको एक सूदिंग इफेक्ट के रूप में महसूस करते हैं। नहीं, उसको सुनने गिनने की बात नहीं है, मतलब अच्छा वाइब्रेशन, किसी स्थान का वाइब्रेशन अच्छा है, वो ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये ही है, पहले से हमारा परिकल्पना है ये अच्छा जगह, एक ये है, इससे भी हमारा ये वाइब्रेशन पहले से प्रस्तुत है। और दूसरा ये विधि है, यहाँ अच्छे लोगों का विचार करना, सोचना, करना, जीना बना ही रहता है, इसलिए अच्छा लगता है। इसमें कौन सा नया बात है भाई? नहीं बाबा जी, पर जो अच्छे विचारों का, अच्छी इच्छाओं का, अच्छे चिंतन का कोई एक प्रभाव वातावरण में तरंग के रूप में रहता है क्या, जिसको कोई भी व्यक्ति गतिशील महसूस करता है? गतिशील रहता है ना, गतिशील रहता है। हाँ। ये तो आप मानोगे। हाँ। अच्छे विचार भी गतिशील है, बुरे विचार भी वह गतिशील है, इसको समझो। हाँ। हमारे में ये फिल्टर करने की यंत्र रखी हुई है जीवन में। हाँ। अच्छे को ग्रहण करते हैं, बुरे को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसा चावल को हम पकाना है, पत्थर को अलग करते हैं, चावल को पकाते हैं। हाँ, बोलो बाबा जी। क्या है, एक नया व्यक्ति यहाँ पर और ये आश्रम में आ गया, उसको इस आश्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, परंतु इस आश्रम अच्छा लगता है नहीं, और उस व्यक्ति इस आश्रम के बारे में 1-2 करोड़ लोग बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं। हाँ, ठीक, बहुत अच्छी जगह है, ठीक। और एक नया व्यक्ति इस आश्रम में पहुंच जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना? क्या तो क्या 1-2 करोड़ लोग इसके बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं, वो भी मैंने प्रभावित रहता है कि नहीं है? ये आपका कहना। एक तो आपको बताया, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो प्रवाहित होता है, ये बताया। अच्छा सोचो, बुरा सोचो, एक तो बात हो गई। यहाँ अच्छे लोगों का सोच इसके साथ यदि जुड़ी रहती है, प्रभावित रहता ही है, एक तो बात यही है। वो आया हुआ व्यक्ति सर्वप्रथम अच्छाई को ही खोजता है, बुराई को खोजता नहीं। आदमी का यह वर्चस्व है। कहीं भी आप किसी के पास जाओगे, यदि पूर्व परिचित नहीं है, उनके अच्छाई को ही आप खोजते हो, स्वीकारते हो। यह समझ में आता है? कैसा? उसका बहुत मोटी सी एक उदाहरण, कहीं भी हम रास्ता में जाते रहते हैं, रास्ता भटके रहते हैं, तो आसपास में किसी आदमी जिसके प्रति हमारा कोई जान पहचान नहीं है, उनसे पूछते हैं, भैया इस गांव के लिए रास्ता कहाँ है? वो ये डगर है, ऐसा कर देता है, उसमें हम चल देते हैं। हाँ, ना पहले हम उनको देखे नहीं रहते हैं, ना सुने नहीं रहते हैं, वो पूर्ण विश्वास से उसमें जाते हैं, वो मिलते ही। अच्छा बाबा जी, एक मिनट, जो अच्छे विचार या बुरे विचारों की जो तरंग के रूप में जो गतिशील रहते हैं, तो अच्छे और बुरे जो विचार हैं उनकी तरंगों में अंतर होता, कंपन में अंतर होता होगा? उसमें ये ऐसा सोचना चाहिए, जो एक रिसीवर नाम की चीज होगी, माने ग्राही वाला, ग्रहण करने वाला एक क्रिया होगी, विसर्जन करने वाला एक क्रिया होगी। विसर्जन में तरंग पैदा होता है और ग्रहण में तरंग ग्रहण होता है।
ये बात बहुत आसान बात है ना। अच्छा, इस विधि से अस्तित्व में जो है, जो अभी धरती की वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा बुरे विचार भ्रमण करता रहता है, कम से कम अच्छे विचार भ्रमण करता है। हो गया। इसीलिए धरती की बहुत सारा जगह खराब लगता है, बहुत कम जगह अच्छा लगता है। उसके लिए क्या सहायक वस्तु है पूछा? वहाँ स्वयं में निवास करने वाले एक सहायक होता है, आसपास की परिस्थितियाँ दूसरा सहायकता होता है, और वहाँ जो सबसे ज़्यादा वहाँ रहने वाले उसका वर्चस्व को बनाए रखते हैं। सबसे अच्छे से अच्छे जगह में भद्दे आदमी को देख करके आदमी उतना ही डरता है जो अच्छे जगह में रह करके जितना वो क्या कहते हैं डरता है, खराब जगह में रह करके डरता है। आप समझ गए? तो डरावनी जो बात है तो मनुष्य की अस्वीकृति का द्योतक है। हमको अस्वीकार है इसलिए हम डरते हैं। बात ठीक हो गई? तो अस्वीकार वाला जो बंडल है अभी मानव के पास ज़्यादा है, स्वीकार वाला कम है। ठीक हो गया? इसी आधार पर हम ज़्यादा भाषा का प्रयोग करते हैं वस्तु को ग्रहण करने की जगह में। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो ये जो टेलीपैथी है बाबा, हाँ, जो टेलीपैथी है, हाँ, इसी ये अभी जो व्याख्या की है अभी आपने, विचारों की गति उसी के आधार पर है, उसी के आधार पे वो व्याख्यायित होता है। व्याख्यायित हो जाता है। जो आप में ग्राह्यता की प्यास जी और विसर्जन की तकनीकी दोनों एकत्रित हो जाती है। ग्राह्यता की प्यास भी बना रहता है, विसर्जन की ताकत भी रहता है, और इन तरंगों को पैदा करने वाले में आप समर्थ हो जाते हैं। हम दिल्ली में बैठा रहता हूँ, हमारे में भी ऐसे ही कंपोनेंट फिट रहता है, इसीलिए हम आपके बात सुन भी लेता हूँ, हमारे बात आपको सुना भी देता हूँ। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। एक जो प्रचारित विचार है वो कितने लंबे काल तक बना रहता है? ऐसी कोई स्थिति बनती है? ऐसा कुछ ये क्या होता है बाबा, एक तो बात आप समझो, हर आवेश सामान्य होना चाहता है। जय जय जय। हर आवेश सामान्य होना चाहता है, ये बात आपको समझ में आया था? तो हम पैदा किया जिस तरीके से वो जाकर के सूक्ष्म जो तरंग के रूप में काम करता है उसके बाद सामान्य हो जाते हैं। तो इस आधार पे कहना कि महाभारत काल का कुछ कहा गया है? अरे वो कथा सुनते रहो, कथा। बाबा जी एक और प्रश्न है। जैसे औरी आश्रम के बारे में मेरी भावनाएं बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ, और मैं औरी में रहता हूँ तो भी मेरा प्रभाव, ये अच्छा वाला प्रभाव यहाँ रहेगा। यदि मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ तो भी वो प्रभाव ठीक है, बढ़िया है वो। परंतु किसी वजह से यदि इसके बारे में मेरे विचार बदल जाते हैं अभी तुरंत, तो तुरंत वो प्रभाव खत्म हो जाता है या कुछ समय बाद खत्म? प्रभावित नहीं कर पाता है, ये माना जाए तुरंत सही। हाँ, वो उस समय उस मुहूर्त से आपके ऊपर प्रभावित होने वाली जो रिसेप्टिविटी थी वो बंद कर दिया, इतना ही ना किए हो। हाँ, नहीं तो मेरा प्रभाव अभी लोगों पर पड़ रहा है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मैं इसको अच्छा मानता हूँ तो लोग इस जगह को अच्छा मानते हैं। ये उसके पीछे मेरा भी एक विचार कारण है। ठीक है। तो जैसे ही मेरा विचार परिवर्तित हो जाता है उसी क्षण से ये बंद हो जाता है क्या, या 1-2 घंटे आपका संप्राप्ति की विधि है वो बंद हो जाता है? मेरी संप्राप्ति की तो विधि बंद हो गई। हाँ। लेकिन मेरे से दूसरों को जो प्राप्त हो रहा है वो तो आप जो दे रहे हो वो मिलता रहेगा। हाँ, उसी क्षण से बंद हो गया। वही बाबा मैं और आश्रम ठीक है ना दादा, आपके पास 2 क्रिया होता है ना, पहुंचाने वाला, ग्रहण करने वाला जी। अभी ग्रहण करने वाला बंद कर दिया तो वो आपको ये आश्रम अच्छा है ऐसा नहीं दिखा। ठीक है, आप जो पहुंचाते रहे तो पहुंचाते रहो, प्रभाव पड़ता ही रहता है। नहीं बाबा जी, इनका ये कहना है जैसे अभी तक मैं अच्छा विचार पहुंचा रहा था तो उनको अच्छा मिल रहा था, अब मैंने अच्छा विचार अपना बंद कर दिया, अब मैंने बदल दिया, उसको उल्टा कर दिया, तो वो विचार, बुरा वाला विचार उन तक कब पहुंचेगा? तुरंत पहुंच जाएगा कि एक आध क्या बुरा पहुंचाया आपने? देखो पुनः वही हाथ पाँच वाला बात, पहुंचाने वाला आपका कैपेसिटी अलग है, वो दरवाजा अलग है, उसके बारे में ग्रहण करने वाला दरवाजा अलग है। आप ग्रहण करने वाले दरवाजा को बंद करने पर ही ये जगह खराब दिखना शुरू किया, वो तो दिख गया। अच्छा, अब आप क्या जो पहुंचाते हैं वो पहुंचता रहेगा। यदि पहुंचाने वाले को मैं चेंज कर दिया
जो पॉइंट चेंज किया तो वही जाएगा उसी क्षण से। हाँ, और क्या होता और है? पहले वाला खत्म हो गया उसी क्षण से। खत्म क्या होता है? वो जो तरंग पैदा हुआ है वो सामान्य होने की जगह में ही जाता है, पहले हो चुका ना हो। उसमें कितना समय लगता है बाबा? जैसे उसमें समय फमाई कुछ नहीं है हो। आपने शब्द बोला, हमको बोला, हम सुन लिया, नहीं सुना, खत्म हो गया बात। तो ये तो शब्द का कंपन है, खत्म हो गया। वैसे ही विचार का भी वैसे ही है। उतनी जल्दी। हाँ, कुछ नहीं। जब बाबा कई बार ऐसा सुनने वाला कुछ घटनाएं जो भविष्य में होने वाली वो दिखाई दे जाती है। वो बात तो दूसरे विधि से आता है। मनुष्य का कल्पनाशीलता की एक क्षेत्र बना रहता है हर व्यक्ति का। उस कल्पनाशीलता के क्षेत्र के अंदर भावी क्षणों में होने वाले बहुत सारे झांकी कल्पना में आ जाता है। भावी क्षणों में घटित होने वाले झांकी वो उनके कल्पना में आ जाता है। उस आधार पर हम सोचते हैं पहले से हम ऐसा देखा, घटित हो गया, ऐसा कहते हैं। वो तो आपके साथ भी घटित हो सकता है, इनके साथ भी घटित। बाबा जी इसमें इसका दूसरा रिवर्स, जैसे भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं जिनको हम जानते नहीं है ना, उनको जब ध्यान से देखा जाए तो क्या उसमें से कुछ घटनाएं दिख जाती हैं, समझ में आ जाती है क्या? आपको यही बात बताया ना है, भूतकाल का जितने भी घटना है किसी न किसी की स्मरण की संप्रेषणा होना चाहिए। स्मरण ये संप्रेषणाएं होती रहती है। आप ही को बताया अभी सारा बात हो गई। अब राम कथा उन वैचारिक संप्रेषणा में कोई ना कोई संप्रेषणा करता रहता है। आप देख लेते हो क्या बुरा हो गया इसमें? क्लियर हो गया ना? बहुत ये फ्री स्टाइल है बाबा। मतलब उस घटना की स्मृति किसी न किसी जीवन में होना चाहिए, रहते ही है, और वो उस समय संप्रेषण होते रहना चाहिए और रिसीवर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं बात। तो वो संप्रेषणा जो है आपके कल्पना रेंज में आ गई, आपको वो डिजाइन मिल गई, वो आप सोचा कि ऐसा घटित हो गया। ये प्रश्न खत्म हो गए ना यहाँ पे? हाँ बोलो, आगे चलो, इसको रोका ना जाए। बाबा जी अब जो अभी जो बात चल रही थी अंतर्मुखी बहिर्मुखी, हाँ वो एक पॉइंट। हाँ वो एक पॉइंट है। उसमें दूसरा पॉइंट जो है बोध और प्रामाणिकता का तृप्ति बिंदु अनुभव है ना? बोध के बाद प्रामाणिकता का तृप्ति बिंदु ही अनुभव है। तो अनुभव को इस आधार पे जो है अच्छे से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक क्या है, बोध अनुभव को ऐसा समझ रखा है कि अनुभव में पूरे चित्र दिखेंगे, पूरी वस्तु दिखेगी, ऐसा अनुभव को डिजाइन करके रखा है। समझ वो जो कुछ भी रखा है रखे रहे, उसको क्लियर कीजिए ना। बता रहे हैं। हाँ। देखो बोध के बारे में ये बताया है। हाँ। अनुभव की रोशनी में। क्या सुन रहे हो? आगे ठीक से सुनो। सुन लो। क्या सुना? अनुभव की रोशनी। हाँ, अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक स्मृति की वजह को इस तरफ, अनुभव की रोशनी, इन दोनों के बीच में वस्तुबोध, वस्तु का बोध होता है। बस इतनी बात है। इसी का नाम अध्ययन है। अनुभव का रोशनी में वो फोटोग्राफी है ही है। क्या फोटोग्राफी? जो बोध किए हो, रूप और गुण का, रूप गुण स्वभाव धर्म जो कुछ भी आपको बोध हुआ। अब बोध में रूप और गुण भी होता है कि सिर्फ स्वभाव धर्म? अभी इतने बात करो ना हो, आगे में फिल्टर लगाएंगे एक तो। ठीक है। अनुभव की रोशनी क्या चीज है, इसको क्लियर। हाँ, अनुभव की रोशनी वो है तृप्ति, जीवन तृप्ति उसका नाम है। जो आप में भी होता है, मुझ में होता है, इनमें होता है, इनमें होता है। तृप्ति स्थली का नाम है अनुभव। तो किस चीज की तृप्ति करने की? पहले तृप्ति स्थली का नाम है अनुभव। तृप्ति स्थली का स्रोत सोचते हैं, करने की एक स्रोत है, सोचने की एक स्रोत है, विचारने की एक स्रोत है, बोलने का एक स्रोत है, ठीक है ना, और प्रमाणित करने का एक स्रोत है। इन सभी स्रोतों से हम तृप्त होने की विधि का, तृप्त होने की स्थिति का नाम है अनुभव। ठीक हो गए? और उसका प्रमाण क्या है? और हम यदि व्यवहार में प्रमाणित करने जाते हैं, समाधान होना ही होना। क्या होना? चोर सब बाहर चले गए ना, सारा चोरी चले जाता है बाबा। यही तकलीफ है इसमें। क्या हम जब को भी प्रमाणित हुए,
समाधानित होना है, समाधान होना है। क्या समाधान है पूछा? जो हमने बोध किए थे, प्रमाणित किए, इन दोनों में तृप्ति मिली, इसका नाम है समाधान। कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है। कार्य कारण का जो माने पूर्ण तृप्ति, कार्य को भी हम समझे हैं, कार्य को भी समझे हैं, इन दोनों की तृप्ति बिंदु, कारण के अनुरूप कार्य हो गया, कार्य के अनुसार कारण संतृप्त हुआ, प्रमाणित हुआ, इसको हम तृप्ति बिंदु के रूप में पहचानते हैं। इसका नाम है समाधान। और कार्य और फल, ठीक है ना, कार्य और फल के साथ यदि तृप्ति मिलती है, उसका नाम है अनुभव समाधान। ठीक है। तृप्ति बिंदु मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसा आप कोई कार्य किया, वो सफल हो गए तो तृप्ति मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मिलेगा है? मिलेगा, तृप्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तृप्ति जो है अनुभव है। हर जगह में कार्य कारण से कई तृप्ति है ना, विचार और कार्य की तृप्ति है, सोच और निर्णय की तृप्ति, ठीक है, और पाया हुआ जितने भी ज्ञान है उसका वितरण और उसका फलन में तृप्ति, ये तृप्तियां मिलती रहते, ये निरंतर तृप्ति की रास्ता बनी हुई है। और अतृप्ति की जगह में जीने के लिए हम घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। क्या करोगे? हाँ, बनाओ, क्या आपत्ति होती है? बनाए रखो, ऐसा बनता है। तो निरंतर जो तृप्ति है वही है अस्तित्व में, वही अनुभव है। हाँ, वही अनुभव है बाबा जी। इसमें तृप्ति को एक दो इसमें चीज है, जैसे जानने की तृप्ति, जानने मानने की तृप्ति बिंदु। क्या होगा? जानने मानने की तृप्ति बिंदु साथ साथ है, या जानने की अलग तृप्ति है, मानने की अलग तृप्ति? जानने मानने की तृप्ति दो कंपोनेंट होंगी हर जगह में। दो कंपोनेंट के बीच में जो संगीत होता है वही तृप्ति है, जानने मानने की तृप्ति। और क्या? जानने से मानने में जो हमारा पूरा सटी हुई जगह, मानने से जानने की सटी हुई जगह, वो तृप्ति बिंदु है। और जानना मानने में कोई विरोध नहीं कर रहा है। दूसरा, निगेशन में बात करें, जानना मानने के बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि सकारात्मक रूप में स्वीकार रहा है। जानने वाला जो भाग है मानने को स्वीकार कर रहा है, मानने में जानना अपने आप में स्वीकार है। ऐसा है महाराज जी बाबा। ये एक भाग हुआ, ठीक है ना। अब इसी का सारा प्रोजेक्शन है बाबा। मूल में ये दो ही कंपोनेंट है जी बाबा। जैसे ये हो गया, इसके बाद क्या मानने और पहचानने में भी ऐसे ही तृप्ति? हाँ, ये आ गए ना, अपने आप से आता है ना। और चार ही भाग है, जानने, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, चार भाग। अब अंतर्मुखी विधि से क्या है? जानना, मानना, पहचानना, तीन कंपोनेंट पूरा हो जाता है। निर्वाह करना एक कंपोनेंट शरीर के द्वारा निर्वाह होना है। माने तीन भाग केवल जीवन में ही वर्कशॉप हो जाता है। एक भाग जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में वर्कशॉप होता है। इसका जो परिणाम क्या है? समाधान, सफलता, समाधान, सफलता बराबर समाधान। क्या सफलता भाई? जानने मानने में सफलता, एक दूसरे के बीच में संगीत, तृप्ति, ठीक है। मानने और पहचानने में तृप्ति, दो तृप्ति बिंदुएं मिल गए, और पहचानने, निर्वाह करने में तृप्ति है ना। पुनः निर्वाह करने और जानने में तृप्ति। इस ढंग से चार तृप्ति बिंदु मिलता है। इसमें हर दिन आवर्तनशील होता रहता है। कोई क्षण इससे रिक्त नहीं हो सकती है, कोई कार्य इससे रिक्त नहीं हो सकते। बाबा एक प्रश्न इसमें आएगा, जानने मानने की 5 बिंदुएं आप बताते रहते हैं, ऐसा हम लोग समझे भी हैं। अस्तित्व, विकास, जीवन, जीवन जागृति, रासायनिक, भौतिक, रचना, दर्शन। ये जानने और मानने की तृप्ति बिंदु हो गए। जानने की बिंदु इतना है, 5 है। तो इसमें हम प्रामाणिक होने की तरीका सहित मानना होता है। जो यदि जानने की बाद जो बात है, जान लिया हमने, है ना, उसको प्रामाणिक होने की तरीके सहित हम मानना बनता है। बाबा जैसे अस्तित्व, सत्ता है, प्रकृति है, इसको जान लिए, उसको प्रमाणित करने की तरीका सहित हम मानते हैं, तब बाप माने हैं।
ठीक। अब हूँ कह दिया तो माना नहीं है आपने। नहीं, दूसरे को समझाने योग्य हूँ, हाँ, ऐसा भी हो गया। बस हो गया, खत्म हो गया बात। ऐसे ही जीवन भी जान गए, मान गए। हाँ जीवन जागृति भी जानना मानना पड़ेगा। हाँ। मतलब जागृत होने के बाद ही नहीं ये नहीं, सब जानने मानने की तृप्ति बिंदु बराबर अनुभव। पहले वो फार्मूला को ठीक फिक्स करो, जी तो फार्मूले को कहीं ना कहीं नचाते रह जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे। जी बाबा जानने मानने की तृप्ति बिंदु अनुभव। जी। मानना कब हुआ बताया? हम प्रमाणित करने की कंपोनेंट के साथ साथ हम मानते हैं। उसका प्रमाण क्या है? हम प्रमाणित कर देते हैं। आप जाने हो माने हो, इसको आप प्रमाणित कर देते हो। किस आधार पर? पहचानने निर्वाह करने के आधार पर। बाबा जैसे जीवन जागृति भी जानने मानने के एक बिंदु है, तो जीवन जागृति को प्रमाणित कर देंगे, उसके बाद ये अनुभव होगा, तृप्ति होगी। जानने के बाद मानना होता है बेटा। अभी अब हम बात कर चुके हैं, वस्तु को हम बोध करने के बाद वस्तु को हम प्रमाणित करने योग्य हों, इस बात को मानना होता है। मानना क्या चीज़ है? हम प्रमाणित कर सकता हूँ, इसको मानना। कर सकता हूँ कि कर दिया हूँ, उसके बाद प्रमाणित करने की बात कर दिया हूँ, उसके बाद फिर कर सकते ये आवाज़ निकलता है। शुरुआत जो है अध्ययन से हम जान लिया, ठीक है। ठीक। वो जानने की कोई प्रक्रिया पहले से है ही है। हाँ। उसी प्रक्रिया से या दूसरे उनसे संभावित प्रक्रिया से मैं प्रमाणित होता हूँ या हो जाऊंगा, हो सकता हूँ, इस ध्वनि में आता है। इसका नाम है मानना। अच्छा ठीक है। ठीक। जैसा कोई आदमी खाना बना रहा है, उसको एक आदमी देख रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, इस जगह में आता है। वो प्रक्रिया को जानना तो हो गया खड़े खड़े। उसके बाद आप जो है ना, ये निश्चित विधि से हम इसको कर सकता हूँ, करूँगा, कोई ना कोई जगह करूँगा जगह में आते हैं तो संकल्प हो गया। कर सकता हूँ की जगह में हम मान लिया, ठीक है। कर दिया जगह में प्रमाणित हूँ, ये आता है महाराज जी। इतने ही कथा है महाराज जी, कई के लिए इतना हलाकान करते हो हमको, हम सोच सोच के हैरत है भाई। बाबा जी, जानने और प्रमाणिक होने के बीच में, जानने के बाद प्रमाणिक होने के बीच में क्या दूरी है? क्या दूरी झंझट कुछ है? भी नहीं है बेटा, क्या सरलता है? सुनो तो सही। हमारा बेवकूफ़ी के अलावा और कोई दूरी नहीं जब है। जान गए तो बेवकूफी सुनो कहाँ तो नहीं? पहले हाँ। ठीक से सुनो। हाँ। कोई दूरी है जानने मानने की, कोई दूरी की यदि कल्पना करेंगे, वो हमारा बेवकूफ़ी के अलावा दूसरा कोई वस्तु नहीं है। नहीं बाबा जी, जानने और प्रमाणित होने के बीच की दूरी बोलो। उसमें भी दूरी नहीं है। मतलब जाना ही नहीं है यदि दूरी है। हाँ? यदि दूरी है इसका मतलब जाना ही नहीं है। वही बात है। वही बात। वो कितनी बड़ी भारी प्रहार है, आप सोच लें। ये कितने बड़ी भारी प्रहार है। आज के इंटेलेक्ट जो है ना, अधमरा हो जाता है भाई। इसको हम लाके खड़ा करता हूँ, आदमी की सारा बुद्धिमत्ता जो है अधमरा हो जाता है। महाराज जी, आप 5 साल आपके पास कोई आके अध्ययन करता है, आप एक बार क्यों बोल देते हैं, वो 5 साल पहले पहुंच जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तुम नहीं ज़्यादा जाती करते हो। तो ये कोई मॉडल नहीं वो भी है। एक तृप्ति है। मॉडल तो जानना मानना है। हाँ, जानने का प्रमाण ही मानना है। मानना है। प्रमाणित होने के जानने का प्रमाण मानना है, मानने का प्रमाण है पहचानना है, पहचानने का प्रमाण है निर्वाह करना है, निर्वाह करने का प्रमाण है प्रमाण को पुनः जानना। क्या बात है महाराज। बिल्कुल ठीक है। और चारों टांग चाहिए, 3 टांग से नहीं चाहिए। नहीं चलेगा ना, 2 टांग से चलेगा ना 2 टांग से। हाँ, ये 4 पैर से चलेगा, बोल दो क्या मतलब, से चलेगा। बोल दो क्या मतलब है। ठीक है, नहीं ठीक हो गए। नहीं बाबा बाबा जी, हाँ। पहले आप जैसे जीवन की क्रियाओं को समझाते थे, है ना। चिंतन किसी चीज पे करेंगे, चिंतन करने से वो बोध में जाएगी, अनुभवगामी जो क्रम है। हाँ, अध्ययन जो है, बाबा पूरा नहीं बढ़ेगा। अध्ययन में जो वस्तु है, क्या संबंध एक वस्तु है, वास्तविकता है। वास्तविकता होने के कारण से वस्तु, व्यापक एक वस्तु है क्योंकि व्यापक एक वास्तविकता है। जीवन एक वस्तु है क्योंकि वास्तविकता है, वस्तु है। जीना एक वस्तु है
क्योंकि जीते ही हैं, एक वास्तविकता है। इस ढंग से बात। तो जो जीवन को जीवन साक्षात्कार हो जाए, किसमें? जीवन में। जीवन साक्षात्कार होने के लिए दूसरा कोई काज नहीं होता है, जीवन में ही जीवन साक्षात्कार होता है। चिंतन का, हाँ, चिंतन क्षेत्र में। अरे जी, लैब में साक्षात्कार नहीं हो सकता यही इसी से तो हम सारा लैब बनाया है। उसके बाद अच्छा, साक्षात्कार हुआ, उसका बोध हो जाता है। बोध होने का अर्थ है कि तो माने साक्षात्कार होने के बाद ही बोध होता है। माने हम जो अध्ययन कराते हैं, शब्द छोड़ करके अर्थ में जाता है तो साक्षात्कार होता है। अर्थ साक्षात्कार हुआ, अर्थ साक्षात्कार, अर्थ का बोध हो गया। बोध होने क्या अर्थ? अर्थ जो ना स्वीकृत हो गया, बोध का मतलब अर्थ समझ में आया, यहाँ स्वीकृत हो गया। ये जो साक्षात्कार हुआ उसका स्वीकृति हो गई जीवन में, वो अपना स्टॉक हो गया। इसका नाम है समझ, जानना, जानने की बात पूरा हो गया। इसी प्रकार जो जो मुद्दा है, अस्तित्व एक मुद्दा है। अस्तित्व को जानना एक पहला। इसका मतलब ऐसा भी होता है बाबा, ये ऐसा भी हो सकता है कि साक्षात्कार तो हो गया परंतु वो स्वीकार नहीं हो रहा है, ऐसा होता है? ऐसा होता बाबा जैसे वो साक्षात्कार हुआ तो हो ही जाता है। देखो यहाँ सारा भ्रम। बाबा जी एक लाइन, जागृति जैसे पता चल गया क्या है, परंतु वो साक्षात्कार हो गया, परंतु अपना अभी जीने की जो निष्ठा जो है पहले प्रीहित लाभ में ही है। हाँ, तब तो वो बात नहीं हुआ है। तो साक्षात्कार प्रामाणिकता के पक्षधर नहीं हुआ, लेकिन साक्षात्कार हो गया, बोध नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे? ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ, साक्षात्कार ही नहीं हुआ। स्वीकार्य होगा तभी साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार हुआ तो स्वीकार होता ही है, उसके बाद वो देर लगना वो पारे की कथा है। वो 1 मिनट बाबा, इसमें एक प्लस पॉइंट और, साक्षात्कार हो गया मतलब स्वीकृत हो गया। हाँ, साक्षात्कार माने स्वीकृत हो गया, पर उसमें अगर प्रमाणित होने की निष्ठा नहीं हुई है, इसका मतलब साक्षात्कार। हाँ, अब वहाँ एक स्टाफ है। हाँ, तो हम प्रमाणित होना है कि नहीं होना है, उसमें आपका स्वतंत्रता बरतता है। हाँ, साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार बोध के पश्चात हम प्रमाणित होना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, ये बात की यहाँ एक रेस्ट हाउस है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। भाई हम समझ गए हम प्रमाणित होने की क्या जरूरत काबिल ऐसा एक जगह बन सकता है। उससे ये प्रमाणित होना तो होगा नहीं। प्रमाण के बिना आप अपना संतुष्टि लगा सकते हैं, वो आप लगाए रखिए। आपको कौन कहता है नहीं है? ताकत नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रमाणित होने के लिए माने तत्पर होते हैं, वो संकल्प हो ही जाता है। ठीक है बाबा, मतलब जैसे चिंतन हुआ उस समय साक्षात्कार हुआ, चिंतन का मतलब उस समय बोध होगा ही होगा। तो दोनों अलग अलग क्रिया है, इसको कैसे समझें? तो हो सकता है दोनों। देखिए कैसा होता है। तो साक्षात्कार से आदमी को हर ज्ञान की हर इम्पल्स जो है ना रोमांचित करता रहता है। मतलब साक्षात्कार रुक रुक के होने वाली प्रक्रिया है? नहीं, वो लगातार है, पल्सस है, संगीत है, लय ताल युक्त है। तो साक्षात्कार की वस्तु और बोध की वस्तु बिल्कुल एक है। एक है। तो दोनों क्रियाओं में अंतर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। वो जैसा शब्द का अर्थ, अर्थ का साक्षात्कार और बोध। साक्षात्कार होता है तो बोध होते ही है। जैसा एक राग आदमी गाता है, ठहरो थोड़ा सा, उसको भैरवी नाम दिया है ना, और दूसरा राग का दूसरा नाम दिया है। इन दोनों का अलग अलग तरीके की साक्षात्कार होता है, कि चित्रण होता है, लय ताल का चित्रण होता है, ताल का चित्रण होता है। तालः कालः क्रियमाण, ताल का जो स्वरूप है किसी कालखंड को नाप करके बताता है। ठीक है, ऐसा है, ये चित्रण में आता है। ताल चित्रण में आता है। तो स्वर जो है साक्षात्कार में आता है। स्वर यदि पहचानता है, जैसा 6-7 स्वर होता है, उन स्वर में से कोई चीज पहचान यदि होता है, वो साक्षात्कार में ही होता है। इसका उल्टा हुआ,
स्वर जानना नहीं हुआ, वो अभी पहचानना हुआ। क्या हुआ? ये पहचान होने से रोमांचकता होता है। ये राग में राग साक्षात्कार होना आदमी की एक सहज अधिकार है, ऐसा भी आदमी सोचा है। पूर्व काल में रसोवई ईशा जो सोचा गई थी, उस समय में यही फलक्रम पॉइंट है। ठीक है, वो उसके ऊपर काफ़ी प्रयोग हुई है, वो कैसे कैसे पतन हुआ बाद में अपन विचार करेंगे। अभी जो है मनुष्य को साक्षात्कार होने का जो बात है, जो कुछ भी सामने वाला गाता है उसमें एक स्वर है, एक ताल है। ताल स्वर का साक्षात्कार होता है। यदि रोमांचित होना होता है तो स्वर के अर्थ का नहीं, अर्थ तो है ही नहीं। और स्वर का अर्थ में जाने के बाद जानना ही हो गए आप। हाँ ठीक है। ठीक है ना। स्वर का साक्षात्कार होने मात्र से रोमांचकता होता है। ठीक है ना। स्वर में एक अर्थ है, वो साक्षात्कार होने से वो बोध हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, स्वर जो है, जो होने मात्र से बोध के लिए वस्तु पूरा नहीं हुआ। स्वर का अर्थ सहित स्वर हो, वो बोध में जाता है। क्या समझ में आ गया? आधोड़ा क्या चीज है चिंतन में, आपको समझ में आता है? तो जिस स्वर में अर्थ ही नहीं ये है ले। उसका एक इस उदाहरण से समझ में नहीं बाबा आया। ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि स्वर तो ऐसे ही पता नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं बताइए। बेटा, ये- जैसा आप ज्यादा फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी में बात करते हैं ना? नहीं करते। करते हैं। हम धीरे भी करते हैं, जोर से भी बोलते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो जोर से बोलते हैं तो भी आपको पता लगता है कि नहीं? लगता है। इसका नाम है साक्षात्कार। मैंने ये साक्षात्कार हुई। क्या चीज़ है? ज़्यादा बोला या साक्षात्कार हुआ। बोलना चित्रण नहीं होता है। स्वर चित्रण के सीमा में नहीं आता है। स्वर और अर्थ में जो भेद है उसको आपको बताना चाहते हैं हम। अच्छा, अब जोर से हम बोला, वो ये आपको साक्षात्कार हो गया। उससे आप पीड़ित हुए। बाबा जी मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। बोलो। मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊंगा। हाँ। ये वाक्य बोल दिया। इसका एक अर्थ है। हाँ, इसका अर्थ है। इस अर्थ का बोध होगा या यह साक्षात्कार होगा या चित्रण होगा? साक्षात्कार होगा। इसका करने का चित्रण होगा। हाँ, करने। पानी पिलाने की, पीने की चित्रण होगा। अच्छा पानी का साक्षात्कार होगा, बोध होगा। अच्छा, ये जो मैं पानी पीऊंगा ये जो बोला, इसका बोध नहीं होता, सिर्फ साक्षात्कार होता है। बताए ना, इसका दो पार्ट हो गए ना रे। पीने की क्रिया का चित्रण होता है, पिलाने की क्रियाकलाप का चित्रण होता है, पानी का साक्षात्कार होता है, बोध होता है। बोध क्या होता है पानी में? पानी है इसकी स्वीकृति रहता ही है बुद्धि में, या हो जाता है। अच्छा, दो में एक होता है। पानी है, पानी का शरीर से संबंध है। तो इसमें तो बोध भी आ गया, साक्षात्कार भी आ गया। ऐसा एक उदाहरण चाहिए जिसमें सिर्फ साक्षात्कार हो, बोध ना हो। हाँ, ये बोध ना हो। ऐसा होता नहीं। साक्षात्कार हो, बोध ना हो, ऐसा कोई अर्थ नहीं। उसी के लिए हम ये स्कूल लॉन्च किया था स्वर को। बाबा एक उदाहरण दे दीजिए देख- स्वास्थ्य संबंधी, जैसे दवाई वगैरह जो पहचानते हैं। उसमें नहीं आता है भाई, स्वर में ही आता है वो। अच्छा, तब तो संगीत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा उसके लिए तो आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा। तो वो स्वर से ही बात फिल्टर होता है वो। तो हमको स्वर साक्षात्कार हुआ, अर्थ साक्षात्कार नहीं हुआ, बोध में नहीं गया। बोध यदि होता है तो हमारा वस्तु होता है। उसका प्रमाण ये है। साक्षात्कार में वस्तु हमारा नहीं होता। ऐसे वस्तु जो दो पार्ट में है, एक ही पार्ट में है वो तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं, वो सीधे ही जाता है। जो दो पार्ट में है, ऐसे चीजें हमको पहले साक्षात्कार होते हुए बोध में नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसका प्रमाणित हम नहीं कर सकता हूँ। बाबा जो ये वस्तुओं का स्वभाव धर्म है, हाँ, इन दोनों का साक्षात्कार होता है और दोनों का ही बोध होता है। बोध होता है, क्योंकि रहता ही है वो रहता ही है अस्तित्व में। ये क्या है? स्वर क्या है? हम अपने हैसियत से प्रदर्शित करते हैं। स्वर ताल ये दोनों प्रदर्शन है, उसमें निहित अर्थ अस्तित्व में है।
आप समझे? तो जो नाड़ी देख के रोग को पहचानते हैं, स्वास्थ्य को पहचानते हैं, ये साक्षात्कार है, बोध है, चित्रण। ये जो है ना, इसको कहा जाए साक्षात्कार तक का ये चीज जाता है। संकेतों का अर्थ जो है शरीर में जो होने वाली क्रिया के रूप में उसमें पहुंचता है, उसको साक्षात्कार तक कहा जा सकता है। बोध नहीं। और केवल वो बोध होना था, वो तो रोग हमारा स्वतः होना पड़ेगा ना भाई। अरे अच्छा, मतलब स्वास्थ्य का बोध रहता है पहले से। हाँ, स्वास्थ्य का बोध रहता है, वो हमारा स्वत्व है। स्वस्थता का बोध हमारे पास रहता है, तभी हम चिकित्सा कर पाएंगे। बाबा मतलब एक संतुलन की स्थिति है, उसका अपने को बोध है पहले से नाड़ियों में। बस उसकी अपेक्षा में हाँ, ज्यादा कम हो गए तो हम सोचते हैं। अच्छा, वो क्षणिक रहता है। हाँ, वो साक्षात्कार है। बस साक्षात्कार बताओ। ऐसा। हाँ, बाबा ये सब कुछ फिर से चल रहे थे, तो किसी वस्तु का साक्षात्कार हुआ है ना, उसका बोध हुआ तो जानना हो गया। देखो, कई ऐसे चीज हैं, लक्षणों का साक्षात्कार होता है, वस्तु का साक्षात्कार बोध दोनों होता है। वस्तु जो होता है नित्य वास्तविकता से वैभव है, नित्य वास्तविक वैभव है, इसीलिए वस्तु नित्य होना पाया जाता है। ठीक है, ठीक हो गई बात। इस विधि से क्या होता है, कुछ लक्षण वो साक्षात्कार तक जाता है, उसमें वस्तु ना होने के कारण वो बोध होने से रह जाता है। उसमें से वो स्वर को बताया आपने, ठीक है ना। वैसे ही इनमें जो चीज़ है, जो स्वास्थ्य, जो रोग को हम देखते हैं, रोग को, इसमें आवेश का साक्षात्कार होता है। ठीक है, क्योंकि जो रसों का आवेश को चित्र में लाना होता नहीं है, चित्र में सीमित नहीं होता है ना। धातुओं का असंतुलन को चित्र में लाना संभव नहीं है। अभी कहाँ सारा मैकेनिज्म कहाँ फेल है, धातुओं का असंतुलन को आप ग्राफ में नहीं ला पाएंगे, चित्र में नहीं ला पाएंगे। धातुओं का संतुलन, हाँ, जो आप जो हाथ से जो चित्र कर सकते हो वो सब यंत्र करेगा। बाबा जी, इसमें एक चीज, जो नाड़ी का जो असंतुलन है, जो दाब दबाव जी, ये जो आजकल जो रेडियोग्राफी बनाते वो सब आता है, वो तो चित्रण है। आता, वो ठीक है, वो तो नाड़ी को थोड़े ही हम कह रहे हैं कि वो साक्षात्कार है। नाड़ी का संकेत जो चीज, रसों में असंतुलन, धातुओं में असंतुलन, क्या समझा, उसका साक्षात्कार कराता है। ये इसका साक्षात्कार होता है जो चित्र में नहीं आ पाता है। और क्योंकि वो वस्तु नहीं है, मैंने उसका निराकरण के लिए आवश्यकता है, इसीलिए वो बोध और स्वत्व के रूप में जाता नहीं। रो ठीक हो गया, ये ठीक हो, ठीक ठीक हो गया। धन्यवाद। चलो, ये भी होता जाता है तो हम बहुत तर जाऊं रे। बाबा, संतुलन का पहले बोध रहता है नाड़ी में। हाँ, संतुलन नाड़ी का बोध रहता है। ये बोध रहने के बाद ही बोध के प्रकाश में उसी के प्रकाश में हम ये सबको रोग को पहचानेंगे। अच्छा, ये रोग को पहचानना साक्षात्कार माना जाएगा। रोग में वो जो चित्रण में नहीं आता है, उस भाग वो भाग का नाम है साक्षात्कार। जो आप भी चित्र नहीं लिख पाएंगे, मनुष्य जो चित्र लिख नहीं पाएगा, वो सब जो है ना साक्षात्कार में ही हम पहचानेंगे। साक्षात्कार में पहचानने के बाद उसका चिकित्सा देंगे। वो तो अपन करते हैं कई जगह में। तो जानना आत्मा में होता है। जानने का जो प्रक्रिया होता है, बोध जानने का चिरस्थली है। जानने के पहले साक्षात्कार है। बोध हो गया, मैंने हम जान लिया, ठीक है। हम उसके बाद मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? हम प्रमाणित करने के लिए तत्पर होते हैं, तब मानते हैं। बोध से संकल्प जी, जो संकल्प में आ जाते हैं, इसका तृप्ति को मिलाते हैं, तो वो है अनुभव होता है। अनुभव में ही होता है, क्योंकि अनुभव की रोशनी में ही हमको बोध हुआ रहता है। अनुभव में जो हमारा बोध है वो फोटोग्राफी रहता ही है पहले से। हम उसको प्रमाणित करने पर वो तृप्ति मिल जाती है। प्रमाण
और बोध की तृप्ति मिलती है। बाबा जी आप जो बोलते हो अनुभव की रोशनी में बोध होता है, मतलब जो तृप्ति की अनुभव में जो तृप्ति की रोशनी भी कह सकते हैं। हाँ, बढ़िया। तृप्ति जो है उसकी रोशनी में, हाँ, या उसके आकांक्षा में बोल सकते हैं। आकांक्षा नहीं, हाँ, रोशनी में, उसी वो जो तृप्ति की जो बात है, हाँ, वो बिंदु हमारा बोध से बिल्कुल माने संगीतमय होना आवश्यक है। हाँ। उसके बीच में कोई शब्द, कोई तर्क, कोई कारण, कोई गुण, कोई क्रिया, कोई तरंग, कोई भी चीज एंट्रेंस नहीं है। इतना कॉम्पैक्ट है वो। अच्छा, एक बार जब बोध हुआ तो तृप्ति हुई है ना? हाँ, जब तृप्ति के अर्थ में बोध हुआ है। हाँ, तृप्ति प्रमाणित करने से होता है। हाँ, तृप्ति के अर्थ में बोध हुआ, उसके बाद उसको प्रमाणित करने के अर्थ में फिर बोध हुआ। प्रमाणित करने पर तृप्ति हुई। ऐसा है, तृप्ति को हम अनुभव कर रहे हैं। तो जो मनुष्य तृप्त होने की बातों पर, तृप्त होने के मुद्दे पर बातें तो हम आदिकाल से मनुष्य तृप्त होने की सुनते ही रहे, चाहत के रूप में। तृप्त होने के एक मुद्दा आज तक बना ही रहा। इसमें ये पूरा सहअस्तित्ववादी चिंतन मानव केंद्रित विधि से आने के आधार पर तृप्त मुद्दा को समझदारी के रूप में पहचाना गया। इसको पहचानने के बाद प्रमाणित करके देखा गया। समझदारी के अनुसार आदमी प्रमाणित हो गए। उसमें क्या है, मैं प्रमाणित हुए मैंने आप भी हो सकते हो, ऐसा हो गया, इस ढंग के प्रमाण। इसमें मैं प्रमाणित हूँ, ये सच्चाई है। इसमें समझदारी के अनुरूप हमारा व्यवहार में प्रमाण हो जाता है। ये आ गए। व्यवहार में प्रमाणित होने के बाद समझदारी की तृप्ति हो पाता है। ये इस ढंग से हुई, पहले समझदारी, उसके बाद ईमानदारी, उसके बाद जिम्मेवारी, उसके बाद भागीदारी, भागीदारी के आधार पर फल परिणाम के आधार पर फिर समझदारी। ये चारों घूम जाने से तृप्ति बिंदु के रूप में मनुष्य की हर क्षण तृप्ति है, ये पता चला। ये मनुष्य के लिए बहुत संभव है। ये तो हुआ, आप हमारे स्वीकृति इसमें है भी। इस बीच में एक मुद्दे पर प्रकाश डालने की इच्छा थी। सब